कहते हैं ना दोस्तों कि प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन प्यार करने की एक सीमा होती है और इंसान इसी सीमा को जब पार कर जाता है तो उसके सामने कुछ ऐसे मुसीबत आ जाते हैं कि उसी मुसीबतों को दूर करने के लिए कि जल्दबाजी में गलत फ़ैसला ले लेता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है, जिस वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है तो इसे सुनने के बाद लोगों का दिल झकझोर जाती है। आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना में क्या था, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देखने के लिए आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप इन्हीं अपने प्यारे हाथों से एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपकी वजह से इस चैनल को ग्रो किया जा सके। क्योंकि आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होने वाला है और यह वीडियो ताकि लोगों तक पहुंचाया भी जा सके। आज की यह घटना उत्तर प्रदेश का है और ठीक उसी का ज़िला लगता है हरदोई, और उसी में सडीला कस्बा पड़ता है और उसी में एक मोहल्ला लगता है अशरफ टोला। वहीं के रहने वाले होते हैं दिलीप सिंह, उनकी पत्नी होती है सुशीला, जिनके टोटल 4 बच्चे होते हैं। 2 बेटियां होते हैं और 2 बेटे होते हैं। दोनों बेटियों में सबसे बड़ी जो बेटी होती है उसकी दिलीप कुमार सिंह कुछ साल पहले शादी कर देते हैं। उनकी बड़ी बेटी अपने ससुराल में बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन घर में 2 बेटे होते हैं। सबसे बड़ा जो बेटा होता है गोविंदा, जिसकी उम्र इस समय 22 साल के आसपास है। उसका छोटा अपना भाई होता है आकाश, और साथ में सबसे छोटी जो बहन बचती है सोनम। यानी कि तीनों घर गृहस्थी में रहकर अपने माता इधर जो था सुशीला के साथ बेहतर तरीके की ज़िंदगी जीने की पूरी फिराक में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ साल पहले इधर दिलीप सिंह काफ़ी गंभीर बीमारी की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, जिस वजह से पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी होती है वह सुशीला पर आ पड़ती है। और सुशीला अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जो होता है उस समय उनके ऊपर काफ़ी दबाव मानना शुरू कर देती है। जिस वजह से कुछ साल पहले गोविंदा और आकाश अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद ही कस्बे में जाते हैं और वहीं पर गारमेंट शॉप होता है, उसी पे जाकर अब नौकरी करने लगते हैं। नौकरी से उनके पास ठीक ठाक पैसे आते हैं, जिस वजह से उनका पूरा का जो घर परिवार जो खर्चा होता है बेहतर तरीके से चल जा रहा होता है। वक्त तो इनका अच्छे से निकलने लगता है। लेकिन तभी 2 जनवरी 2019 का वही दोपहर को लगभग 3 बजे का आसपास टाइम होता है। तो उसी बीच गोविंदा अपनी बहन सोनम से कुछ ऐसी बात बोल देता है कि उसी समय उसे बोल देता है कि तुम इस बात की जिक्र किसी से मत कहना। और कुछ ही समय वहाँ बीतता है। बीतने के बाद गोविंदा तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। लेकिन शाम हो जाता है, गोविंदा लौट के नहीं आता। इधर उसकी अपनी माँ होती है सुशीला और साथ में उसकी अपनी बहन सोनम अपने भाई की तलाशी करने के लिए अपने पड़ोसी से पूछताछ करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी गोविंदा का कोई अता पता नहीं चलता। अब आकाश और साथ में सुशीला दोनों मिलकर गांव में काफ़ी जगह खोजबीन करते हैं और उसके मोबाइल पर कॉल करते हैं। पता लगता है उसका मोबाइल नंबर जो होता है उस समय बंद बता रहा है। इधर सुशीला और आकाश काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते कि आखिर हमारा भाई अभी तो यहीं दिन भर था और शाम को ना जाने कहाँ चला गया, अभी तक लौट के नहीं आया। यहाँ तक कि पूरी रात बीत जाती है और सुबह आ जाती, तब भी गोविंदा लौट के नहीं आता। इधर अब आकाश और साथ में सुशीला इस तरह परेशान हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि हमारे बेटे के साथ कुछ तो अनहोनी नहीं हो गया। उनके मन में काफ़ी ज़्यादा शंकाएँ होने लगती है। इसी बीच अपने रिश्तेदारों के पास फ़ोन करते हैं तो वहाँ पर पता करते हैं तो वहाँ पर भी उनके बेटे की कोई सूचना नहीं मिलती है। पूरा का पूरा 3 जनवरी का दिन बीत जाता है, लेकिन आकाश दोबारा घर लौट के नहीं आता। रात भी बीत जाता है, लेकिन जैसे सुबह का वही लगभग 9 बजे का आसपास टाइम होता है, उसी बीच आकाश अपने घर में बैठा होता है। उसी के व्हाट्सएप पे एक व्यक्ति का मैसेज आता है। वह जो व्यक्ति गोविंदा का कोई अपना करीबी दोस्त होता है। उसी मैसेज में एक फ़ोटो होता है जो काफ़ी ब्लर होता है और उसी ब्लर फ़ोटो में एक व्यक्ति का डेड बॉडी होता है। लेकिन डेड बॉडी जैसे इधर
अब आकाश देखता है, उसको पूरा यकीन हो जाता है डेड बॉडी लग रहा हमारे भाई गोविंदा का है। और वहीं पर चीख चिल्ला पड़ता है। नीचे पता भी लिखा होता है, जो सीतापुर के कस्बे में मौके पर वो डेड बॉडी मिला हुआ था। लेकिन पुलिस को जब डेड बॉडी बरामद हुआ था तो 3 जनवरी को पुलिस इस केस के सिलसिले में वहाँ जांच पड़ताल भी करते हैं, लेकिन वहाँ पर डेड बॉडी का कोई शिनाख्त नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पुलिस थाने की टीम उसी समय उस डेड बॉडी को अपहरण देखिए सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में भेजवा देती है। लेकिन इधर जैसे ही खबर आकाश को लगने के बाद अपने पूरे घर परिवार वालों को सूचना देता है। सुशीला और साथ में सोनम भी खबर पाते हैं। सोनम तो वहीं ज़ोर ज़ोर से चीख पड़ती है और रोते हुई अवस्था में अपनी माँ के सामने कहने लग जाती है कि हमारे भाई के साथ आखिर क्या हो गया। अब 2 जनवरी को लगभग 3 बजे के आसपास जब निकला था तो हमसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोल के निकला था। सुशीला अपनी बेटी से कहने लग जाती कि बताइए क्या बात है। सोनम कह देती है कि इसी मलिया बाग का जो मोहल्ला पड़ता है उसी मोहल्ला का रहने वाले होते हैं हरिराम गुप्ता। उन्हीं की बेटी होती है बैसड़वी गुप्ता, जिसकी उम्र यही 20 साल के आसपास है। और भाई जो होते हैं गोविंदा बैसड़वी के साथ प्रेम संबंध चल रहा होता है। और उसी से मिलने के लिए 2 जनवरी को लगभग 3 बजे के आसपास गए हुए थे। हमें बता के गए थे कि असल में बैसड़वी का जो मोबाइल हमने उसको गिफ्ट किया हुआ था वह मोबाइल उसके पिता हरिराम गुप्ता ने तोड़ दिया है। अब हम उससे मिलने के लिए उसके घर जा रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि माँ जी हमारे भाई के साथ उन्हीं लोगों ने कुछ किया है। यह बात सुशीला सुनती है और यह बात आकाश भी सुनता है। दोनों ही सुनने के बाद नंगे ही पैर इधर हरिराम गुप्ता के घर पहुंच जाते हैं। तो हरिराम गुप्ता जो होते हैं अपने घर पर मौजूद होते हैं। इधर सुशीला हरिराम गुप्ता से पूछना शुरू कर देती है तो हरिराम गुप्ता कहने लग जाते हैं कि आपका बेटा जो होता है हमारे पास तो आए नहीं, हमारे घर में सब तो मौजूद होते हैं, आपके बेटे के बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन इधर सुशीला को वहाँ तो शंका हो जाता है। तुरंत ही अपने बेटे को साथ लेती है। साथ लेने के बाद उसी समय सड़ीला पुलिस थाने में जाती है। वहाँ के थाना प्रभारी जगदीश कुमार यादव वहीं पर मौजूद होते हैं। सुशीला अपने बेटे के बारे में सारी आप बीती बता देती है। इधर जगदीश यादव जैसे सुशीला और साथ में उसके बेटे आकाश की बात सुनते हैं, तुरंत उनको कहने लग जाते हैं कि हमें एक डेड बॉडी मिली हुई है जो संदना के ही सीतापुर कस्बे के करीब मिला हुआ था। और वह पुलिस थाने में संदना के पुलिस थाने के पास पूरे सबूत पड़े हुए हैं। एक बार चलिए आप लोग संदना के कस्बे में चलते हैं। और यह बात जैसे इधर सुशीला सुनती है, साथ में आकाश दोनों ही वहीं जिप्सी में बैठते हैं। बैठने के बाद संदना कस्बे में पहुंच जाते हैं। वहाँ के थाना इंस्पेक्टर होते हैं, तुरंत इनको साथ लेते हैं अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल के उसी मोर्चरी में ले जाते हैं। मोर्चरी में रखा हुआ डेड बॉडी इनके सामने जैसे पेश किया जाता है, इधर सुशीला और साथ में आकाश वो डेड बॉडी को देख कर पहचान लेते कि यही तो हमारा बेटा गोविंदा है। और वहीं पर दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ते हैं। पुलिस की टीम जो होती है इधर पोस्टमार्टम के बाद अब गोविंदा के बॉडी को इधर जाकर सुशीला के घर परिवार वालों को सौंप देती है। सौंपने के बाद इधर सुशीला के घर परिवार ले जाकर गोविंदा के बॉडी को अच्छे से देह संस्कार कर देते हैं। पुलिस की जो टीम इधर 5 जनवरी को जाती है, दोबारा सुशीला के घर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद पुलिस की टीम सुशीला और साथ में आकाश से कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस की टीम इधर सुशीला को अपने साथ थाने ले आती है। थाने ले आने पर सुशीला जो होती है थाने में एक लिखित तौर पर वहाँ हरिराम गुप्ता और साथ में जो तीनों बेटे होते हैं वेद प्रकाश गुप्ता और साथ में ज्ञान प्रकाश गुप्ता और सर्वेश और उनकी दोनों अपनी बेटियां होती है लक्ष्मी और बैसड़वी, इन सभी के खिलाफ भादवी की धारा 147 और 148, 302 और 201 और 342 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। चूँकि यह जो मुकदमा होता है नामजद होता है, इसीलिए वहाँ के जो एसपी होते हैं ज्ञानंजय सिंह तुरंत ही उसी समय थाना प्रभारी जगदीश यादव को उसी समय एक खबर देते हैं। खबर देने के बाद पुलिस की जो टीम होती है एक टीम इकट्ठा कर लेती है। वही टीम लेकर जाती है हरिराम यादव के घर, छापा मार देती है। पता चलता हरिराम यादव के घर खुद हरिराम यादव और उनके अपने 3 बेटे मौजूद होते हैं, ज्ञान प्रकाश और वेद प्रकाश और साथ में सर्वेश। पुलिस जो होती इन चारों को वहीं से गिरफ्तार करती है और थाने ले आती है। लेकिन पुलिस जब चारों से वहीं बारी बारी पूछताछ शुरू कर देती है तो पुलिस के सामने बिना किसी दबाव के चारों जो होते हैं गोविंदा का हत्या का जो जुल्म होता है कबूल कर लेते हैं। लेकिन पुलिस के सामने जो दिल दहला देने वाली सच्चाई रखते हैं, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा दहल से जाता है।
असल में इसी उत्तर प्रदेश का जो ज़िला पड़ता है हरदोई, उसी के पास सड़ीला कस्बा पड़ता है और ठीक उसी के करीब हिमलिया बाग मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले के रहने वाले होते हैं हरिराम गुप्ता। उनकी अपनी पत्नी भी होती है, जिनके टोटल 5 बच्चे होते हैं और 3 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। जो सबसे बड़ा बेटा होता है वह होता है वेद प्रकाश, और जो मझिला बेटा होता है ज्ञान प्रकाश, और जो सबसे छोटा बेटा होता है सर्वेश, और जो दोनों बेटियां होती हैं बसड़वी और साथ में लक्ष्मी। लेकिन इधर वेद प्रकाश जो होता है अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए अपने ही घर में एक बढ़िया सा किराने की दुकान खोल रखा था। लेकिन उसी का साथ देने के लिए उसका जो अपने पिता होते हैं हरिराम गुप्ता और साथ में अपना जो भाई होता है ज्ञान प्रकाश, दोनों मिलकर उसी दुकान में उसका हेल्प किया करते थे। इस वजह से इनका घर का जो खर्चा होता है बेहतर तरीके ढंग से चल पाता था। लेकिन सर्वेश अपनी काम और अपनी मेहनत की लगन से वह ड्राइवरी सीख लेता और इसी वजह से हरिराम गुप्ता जो होते अपने बेटे को एक नया पिकअप ला कर दे देते हैं और उसी पिकअप से वह सवारियाँ ढोने का काम किया करता था, जिस वजह से सर्वेश के पास ठीक ठाक पैसे आए जा करते थे। इधर जैसे ही अब हरिराम की जो बड़ी बेटी होती है लक्ष्मी, और जैसे अपनी शादी के घर पहुंच जाती है तो उसी समय लक्ष्मी के लिए रिश्ते देखने के लिए पूरी फिराक में लग जाते हैं। लेकिन इधर उनकी जो छोटी बेटी होती है और यह होती है बैसड़वी जैसे अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने माता पिता के साथ घर गृहस्थी में उलझती जाती है। उलझने के बाद घर गृहस्थी में लग जाती है और उसकी खूबसूरती जो होती है उसके हिसाब से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक दिन इधर बैसड़वी अपने गांव से बाहर निकलती है और जैसे ही बाहर निकलती है उसी बीच दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाती है और वहीं पर खड़ा होता है गोविंदा। और गोविंदा जैसे ही अपने सामने बैसड़वी के देखता है उसकी खूबसूरती को देखकर वहीं दीवाना हो पड़ता है। अब उससे नज़रें मिलाने के लिए हर दिन गोविंदा बेकरार से रहना शुरू कर देता, मोहल्ला पता कर लेता, उसके मोहल्ले का हर दिन चक्कर लगाना शुरू कर देता। लेकिन इधर बैसड़वी की नज़र जैसे एक दिन गोविंदा के ऊपर पहुंचती है तो गोविंदा को देखकर बैसड़वी मुस्कुरा देती है। गोविंदा भी समझ जाता है कि बैसड़वी पूरी तरह से हमारे इरादे में फंस चुका है और गोविंदा मुलाकात करने के लिए उसके आस पड़ोस इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देता है। लेकिन बैसड़वी की नज़र जैसे ही गोविंदा पर पहुँचती तो अपनी नज़र फेर देती। बैसड़वी चाहती थी इस प्यार का जो इजहार होता है या इजहार गोविंदा खुद करे, और गोविंदा भी सोचता है कि बैसड़वी आकर हमारे सामने कुछ अपनी दिल की बात रखे। लेकिन दोनों में यही बात रख कर काफ़ी महीने बीत जाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं। तभी एक दिन गोविंदा जो होता है अपने ही बाग में खड़ा होता है कि उसको पता होता है यहाँ बैसड़वी का काफ़ी आना जाना है। बैसड़वी को जैसे इधर गोविंदा देखता है कि बाग में आते हुए तुरंत ही जाकर उसके पास खड़ा हो जाता है और पेड़ के नीचे ले जाता है और उसे तुरंत ही उसका हाथ मांगते हुए कहने लग जाता है कि हम तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम्हें अपने दिल की रानी बनाना चाहते हैं। लेकिन जैसे बैसड़वी इधर गोविंदा की बात सुनती है मुस्कुरा पड़ती है, उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। बैसड़वी कह देती है कि हम तो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि तुम अपने प्यार का इजहार कब हमारे सामने करोगे। और गोविंदा जैसी यह बात जैसे ही बैसड़वी के मुंह से सुनता है, सुनने के बाद उसका खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता और उसी दिन से दोनों का बाहर छुप छुप के मिलना जारी हो जाता है। लेकिन गोविंदा को इतना तो पता होता है कि आखिर में अभी तक बैसड़वी के पास कोई अपना मोबाइल नहीं है और इसीलिए अपने मार्केट में जाता है। जाने के बाद वहाँ एक बढ़िया सा स्मार्टफोन लेता है और वह लाकर चोरी छुपे इधर जैसे ही बैसड़वी को पकड़ाता है और बैसड़वी जैसे उस मोबाइल को देखती है उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता और वही मोबाइल लेकर अब इधर चोरी छुपे बैसड़वी और साथ में गोविंदा बात करना शुरू कर देते हैं। और जब भी बात करते हैं, जब भी इनका मुड़ने का मन करता मिलने के लिए बागों में जाकर अपना मेल मिलाप कर लिया करते थे। अब दोनों का प्रेम प्रसंग जो होता है यह संबंध बन जाता है और संबंध बनने के बाद इनके संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इनके संबंध के सिलसिले के बारे में इसकी जानकारी जाकर इधर बैसड़वी के जो पिता होते हैं हरिराम गुप्ता को लग जाता है और जैसे ही पाते उसी समय काफ़ी सनअसा रह जाते हैं। अपनी बेटी को बैसड़वी को बुलाते हैं, काफ़ी समझाते बुझाते कहने लग जाते हैं कि बेटी कि तुम्हारे पास अब भी वक्त है, तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए तो अच्छा नहीं होगा। बैसड़वी अपने पिता से कहने लग जाते हैं कि पिताजी हमारे बीच और गोविंदा के बीच ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग कह रहे हैं पूरी तरह से सरासर गलत कह रहे हैं क्योंकि लोग हमें बदनाम कर रहे हैं। हरिराम कह देते हैं कि बेटी तुम जो कह रही हो ना और वह पूरी तरह से अगर सच हो तो कितना अच्छा हो। बैसड़वी अपने पिता को अपनी बातों में उलझा लेती, वहाँ से चली आती है और इसकी सूचना आकर इधर गोविंदा को फ़ोन के द्वारा दे देती है और गोविंदा से कहने लग जाती है कि गोविंदा हम तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ
ज़िंदगी साथ रहना भी चाहते हैं और साथ छोड़ना भी चाहते हैं। यह बात जैसे गोविंदा सुनने के बाद बैसड़ी की बातों पर यकीन हो जाता कि बैसड़ी हमारे लिए पूरी तरह से बन चुकी है। और बैसड़ी से तुरंत ही वहीं शादी के लिए प्रपोज कर देता। और बैसड़ी यह बात सुनती है, कहने लग जाती है कि हम तो तुमसे शादी करने के लिए पहले से तैयार थे। दोनों बात करते हैं, कहने लग जाते हैं, अगर किसी दिन हमारे पिता को पता चल गया तो यह तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। गोविंदा कह देता, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई अच्छा सा रास्ता निकालेंगे। अब समय इधर जो होता है इनका अच्छे से तो बीतने लगता है। इधर हरिराम को खबर लगने के बाद अपनी बेटी के ऊपर और कड़ा पहरा लगा देते हैं। तीनों बेटों को पूरी जानकारी हो जाती है। इधर वेद प्रकाश और ज्ञान प्रकाश अपनी बहन के ऊपर निगाह रखना शुरू कर देते हैं। तभी फिर उनके निगाह में एक दिन उसकी जो अपनी बहन होती है बैसड़ी चढ़ जाती है, क्योंकि वह दोनों फ़ोन पे बात करते हुए बैसड़ी को पकड़ लेते हैं। इसकी जानकारी आकर हरिराम को देते हैं। हरिराम जैसी खबर पाते हैं उसी समय भन्ना जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि लग रहा है हमें इस लड़के का अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। और उसी समय हरिराम और साथ में ज्ञान प्रकाश और वेद प्रकाश तीनों मिलकर एक खतरनाक निर्णय लेते हैं। और उसी निर्णय के तहत जो होता है उसी दिन से बैसड़ियों के पीछे लग जाते हैं कि कब सही मौका मिले, कब अपने प्लान को अच्छी तरीके से हम कामयाब करें। तभी 2 जनवरी 2019 का वही सुबह का टाइम होता। सुबह के उसके जो पिता होते हैं, उसकी जो अपनी माँ होती है, सभी लोग बाहर गए हुए थे। और बैसड़ी अपने घर में सुनसान पाती है तो उसी समय अब गोविंदा के पास फ़ोन कर लेती है, अपने ही कमरे बुलाती है, उसके साथ मिलकर वहीं रिश्ता बनाती है। और रिश्ता बनाकर इधर दोनों आपस में बात करते, कहने लग जाते हैं हमें कोई ना कोई प्लान निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर वाले हमारे खिलाफ़ काफ़ी कड़ा पहरा लगा चुके हैं। हमारे पिता जो होते हमारे लिए नए लड़के की तलाशी कर रहे हैं, और अगर हमारी शादी हो गई तो हमारी ज़िंदगी उस दिन से तो बर्बाद हो जाएगी। यह बात गोविंदा सुनने के बाद बैसड़ी भी कह देता, ठीक ऐसा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए एक जल्द से रास्ता निकालने वाले हैं, और जब रास्ता के बारे में तुम्हें पता होगा तो तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और गोविंदा यह बात कहकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन दोपहर का वही 2:30 बजे के आसपास टाइम होता है, तो उसी बीच बैसड़ी भी तो अपने घर में होती है और अपने ही आशिक गोविंदा के पास फ़ोन पर बात करना शुरू कर देती है। कुछ ऐसी बात करती है कि उसकी आवाज़ें बाहर तक जाती हैं। और तभी उसी के बाहर वाला जो दरवाज़ा होता है वहीं पर उसका अपना बड़ा भाई वेद प्रकाश खड़ा होता है। अपनी बहन की बात करते हुए सारी बात सुन लेता है। इसकी जानकारी जाकर अपने पिता हरिराम को देता है। हरिराम जैसी खबर पाते हैं बेटी के पास आते हैं, तुरंत उसका मोबाइल छीन लेते हैं, वहीं मोबाइल तोड़ना शुरू कर देते हैं और काफ़ी खरी खोटी इधर बैसड़ी को सुनाने लगते हैं। लेकिन मोबाइल का जो उस समय कॉलिंग होता है वह आन पड़ा होता है। यह सारी बात जाकर गोविंदा के कान में पहुंच रही होती है। गोविंदा तुरंत ही समझ जाता है कि बैसड़ी के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाला है। तुरंत अपनी बहन के पास जाता है, अपनी बहन से बोलने लग जाता है कि हमारी प्रेमिका जो होती है बैसड़ी के साथ कुछ अनहोनी होने वाला है, क्योंकि इसकी जानकारी अपनी छोटी बहन के सामने हर बार शेयर कर चुका होता है। उसको पता होता है कि हमारे भाई का किसी प्रेम प्रसंग चल रहा है। लेकिन यह बात बोलकर अब जो होता है वहाँ गोविंदा निकल जाता है, और जब निकल जाता है कुछ ही मिनट के अंदर हरिराम के घर में दाखिल हो जाता है। हरिराम को देखता तुरंत ही झगड़ना शुरू कर देता है। हरिराम जो थे काफ़ी ज़ोर आवाज़ें लगाकर वहाँ चिल्लाना शुरू कर देते। इसकी आवाज़ सुनकर उधर वेद प्रकाश और ज्ञान प्रकाश और साथ में सरबेज भी आ जाते हैं। तीनों आते हैं तो वहीं पर एकाएक तीनों मिलकर गोविंदा को पकड़ लेते हैं, यहाँ तक कि उसके हाथ और पैर रस्सी से बांध देते हैं, उसके मुंह में टेप लगा देते हैं और वहीं से ज़ोर से पिटाई करते हैं। लेकिन उसी के सामने घर में खड़ी होती हैं अपनी दोनों बेटियाँ। वह कोई और नहीं होती है, गोविंदा की अपनी प्रेमिका होती है बैसड़ी, और साथ में उसकी छोटी बहन होती है लक्ष्मी। वहीं पर होते हैं, सारी नज़ारा देख रहे होते हैं, लेकिन बैसड़ी के शरीर में कोई हलचल भी नहीं हो रही थी। इधर जो होता है हरिराम अपने मन मुताबिक काम करके जिंदा ही गोविंदा को एक बोरे में भर लेते हैं और उसका मुंह बांध लेते हैं। और इधर सरबेज जो होता है अपना पिकअप ले आता है, उसी पिकअप में बोरी में भर कर ले जाकर डंप कर देता है। और इधर साथ में वेद प्रकाश और ज्ञान प्रकाश और साथ में सरबेज हरिराम पिकअप में बैठ जाते हैं और पिकअप चलाते चलाते सीतापुर के ही संदना कस्बे के करीब पहुंचते हैं। देखते हैं कि शाम का एकदम पहरा था सन्नाटा बन गया है और रात का चड़चड़ाहट चल रही है। उनको पता हो जाता है कि यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं होता है, और ले जाकर वहीं खेत में उसी बोरी को खोल देते हैं। और गोविंदा का जैसे ही पूरा सर बाहर आता है तो उसी समय अपने पास से एक हथियार हरिराम निकालते हैं। काफ़ी तेज़ तरार हथियार होता है, वही हथियार जो होता है गोविंदा के सर पर चला देते हैं, जिसकी वजह से वहीं गोविंदा का जो सर होता है आधा से ज़्यादा अलग हो जाता है और वहीं बोरी में लहूलुहान अवस्था में मौत के दिन में सो जाता है।
इधर जो होते हैं वेद प्रकाश, उसके पास रखा हुआ जो मोबाइल होता है और साथ में आधार कार्ड होता है, पर्स होता है, उसको ले जाकर वहीं जलाने लगते हैं। लेकिन जब वह जलता नहीं है तो ले जाकर पास एक झाड़ी में छुपा देते हैं। और वेद प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, सर्वेश और साथ में हरिराम गुप्ता चारों अपने घर चले आते हैं। सोचते हैं कि यह काम करने के बाद हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आता है, इधर हरिराम गुप्ता, वेद प्रकाश गुप्ता और ज्ञान प्रकाश गुप्ता और सर्वेश के तहरीर पर, तो पुलिस की जो टीम होती है उन्हीं चारों की तहरीर पर जाती है। इधर उनकी जो अपनी बेटी होती है बसड़वी और साथ में लक्ष्मी, पुलिस इन दोनों को भी कस्टडी में लेती है। लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब इन 6 को ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में इन 6 पर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।